नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 27 अप्रैल की दूसरी शिफ्ट में हुए यूपी होमगार्ड परीक्षा के पेपर की। हाल ही में इस पेपर को लेकर काफी चर्चा हो रही है, तो आइए बिना देर किए सीधे इस पेपर का एक क्विक और डीप एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था। शुरुआत में ही एक बहुत ही वायरल और सटीक टिप्पणी पर गौर करते हैं। होमगार्ड क्या है? यूपीपीएससी बना दिया एग्जाम। सच कहूं तो पेपर का लेवल देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगा। कठिनाई का स्तर इतना ज्यादा था कि इसने सीधे तौर पर राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस की बड़ी परीक्षाओं की याद दिला दी। इस बात को मान लेना ही इस पेपर की हकीकत को समझने का पहला कदम है। अब सबसे जरूरी बात, पैनिक करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हाई कट ऑफ की जो अफवाहें उड़ रही हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, सीधा सा गणित है। अगर पेपर मुश्किल है तो वो हर एक कैंडिडेट के लिए मुश्किल है। ऐसे में औसत स्कोर अपने आप नीचे आ जाता है। अगर कोई इस पेपर में 35 से 40 के बीच भी स्कोर कर रहा है ना, तो यकीन मानिए वो एक बहुत ही शानदार और रियलिस्टिक स्कोर है। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले परीक्षा के स्तर को देखेंगे, फिर विज्ञान और तकनीक, उसके बाद इतिहास और संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था, यूपी जीके और करंट अफेयर्स, और आखिर में एक फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे। इस तरह से चीजों को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कैटेगरी यानी परीक्षा के स्तर की। देश भर के शिक्षकों ने देर रात तक जो एनालिसिस किया, उससे एक बात तो एकदम साफ हो गई कि इस पेपर की जो जटिलता थी वो हाई स्कूल लेवल की उम्मीदों से कहीं कहीं ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो वो सभी के लिए एक समान प्लेइंग फील्ड बना देता है। आइए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है विज्ञान और तकनीक। इस सेक्शन में कुछ बहुत ही दिलचस्प और सीधे सवाल आए थे, जहां सटीक जोड़ियां मिलानी थीं। जैसे स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटर का विकास चक हल ने किया था। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की खोज टिम बर्नर्स-ली ने की। और जरा मेडिकल हिस्ट्री के इस सवाल को देखिए। पैरासेटामोल जैसी रोजमर्रा की दवा की खोज हरमन नॉर्थरोप मोर्स के नाम दर्ज है। ये सवाल काफी टू द पॉइंट थे। विज्ञान का एक और बहुत ही क्लासिक सवाल पूछा गया था जिसने पक्के तौर पर नंबर दिलाए होंगे। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच मान क्या होता है? इसका सही जवाब है 7.4। जिसने भी बेसिक साइंस अच्छे से पढ़ी होगी उसके लिए ये एक बोनस सवाल था। साइंस के कुछ और बेहतरीन सवालों का कलेक्शन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती हैं। 2024 में प्रोटीन डिजाइन के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज डेविड बेकर को दिया गया। इसके अलावा फिजिक्स से लेंस की पावर का फॉर्मूला P = 1/f पूछा गया और पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 U होता है। मतलब बायोलॉजी के बेसिक से लेकर एकदम लेटेस्ट नोबेल प्राइज तक सब कुछ कवर किया गया था। अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, जो है इतिहास और संस्कृति। इस बार पेपर में आधुनिक भारतीय साहित्य को भी गहराई से परखा गया। द आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिल्लानी की किताब है। राज नाम की किताब गीता मेहता ने लिखी है। और द ग्रेट इंडियन नॉवल तो खैर शशि थरूर की बहुत ही जानी मानी रचना है। इन सवालों ने एग्जाम में लिटरेचर का लेवल सच में काफी ऊपर कर दिया। हिस्टोरिकल टाइमलाइन के सवाल भी बड़े ही दिलचस्प थे। 1885 में WC बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। और फिर सीधे 1987 के सती निवारण अधिनियम तक से सवाल आए। आप देख रहे हैं रेंज। 19th सेंचुरी के आखिर से लेकर 20th सेंचुरी के आखिर तक की टाइमलाइन दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए थी। इतिहास के सिलेबस की जरा चौड़ाई देखिए। एक तरफ प्राचीन इतिहास से सवाल था कि संगम सभाएं पांड्य राजवंश के सपोर्ट से आयोजित की जाती थीं, और दूसरी तरफ मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया कि गजबेतकर यानी हाथियों के शिकारी की उपाधि किसने धारण की थी, जिसका जवाब विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय है। इस तरह के कॉन्ट्रास्ट से पता चलता है कि इतिहास की कितनी डीप नॉलेज की डिमांड की गई थी। चलिए अब रुख करते हैं अपने चौथे सेक्शन का, यानी भूगोल और राजव्यवस्था। यहाँ स्कोर करने के लिए दिमागी तौर पर गुजरात से लेकर सीधे कोलंबिया तक की यात्रा करनी पड़ी। जैसे कि कच्छ कढ़ाई और सॉल्ट मार्श गुजरात से जुड़े हैं। जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर हैं। इंडो पाक बॉर्डर पर सबसे ज्यादा तापमान थार रेगिस्तान में रिकॉर्ड किया जाता है। और बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। ये सच में वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का एक कमाल का मिक्स था। पॉलिटी के सवाल भी एकदम रैपिड फायर और कॉन्सेप्चुअल थे। जनहित याचिका यानी PIL का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है।
12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों की बात करती है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन देता है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं के स्ट्रक्चर से जुड़ा है और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन की बात कही गई है। सिविक राइट्स पर काफी फोकस था। ये जो इंपॉर्टेंट डेज वाले सवाल थे ना, इनका सिलेक्शन सच में बड़ा अनकन्वेंशनल था। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को होता है और वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये कोई ऐसे आम दिन नहीं है जो अक्सर न्यूज़ में रहते हों। इसका मतलब साफ है कि करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही बारीक होनी चाहिए थी। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका स्टेट लेवल एग्जाम में सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यूपीजी के और मिसलेनियस। यूपी के लोकल भूगोल का काफी शानदार टेस्ट लिया गया इस पेपर में। सोनभद्र अपने ओबरा थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। बांदा में केन और यमुना नदी का संगम होता है। प्रयागराज तो खैर त्रिवेणी संगम पर लगने वाले माघ मेले के लिए मशहूर है ही, और ललितपुर के पाली में नीलकंठेश्वर मंदिर है। यूपी के मैप और कल्चर की एकदम सटीक जानकारी यहां बहुत काम आई। इतने टफ और प्रेशर वाले माहौल में एक सवाल ऐसा भी था जिसने शायद कैंडिडेट्स के चेहरे पर हल्की सी स्माइल ला दी हो। ऑनलाइन चैटिंग में इस्तेमाल होने वाले एक्रोनिम BRB का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका मतलब होता है बी राइट बैक। ये एग्जामिनर की तरफ से डिजिटल एरा का एक बड़ा ही मजेदार टच था। करंट अफेयर्स और विविध ज्ञान के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। 2025 के लिए लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी डिक्लेयर किया गया है। यूपी के सीएम का 10 साल का टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% से ज्यादा करना है। 2024 का लिटरेचर नोबेल हान कांग ने जीता। शॉर्ट टर्म कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर स्नैपचैट का नाम आया। और यूपी में पुलिस स्टेशन को आम बोलचाल में क्या कहते हैं? जी हां, थाना। एकदम लोकल से लेके ग्लोबल लेवल तक के सवाल थे। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7516.6 किलोमीटर। अंडमान और लक्षद्वीप को मिलाकर भारत की कुल कोस्टलाइन यानी तट रेखा की लंबाई के लिए बिल्कुल ये सटीक डेसिमल वाला नंबर पूछा गया था। यहां तुक्केबाजी का कोई स्कोप ही नहीं था। एकदम सॉलिड फैक्ट याद होना चाहिए था। तो चलिए अब हम अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। इन 100 सवालों के इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब होमगार्ड जैसे एग्जाम्स का लेवल अब सीधे स्टेट कमीशन की परीक्षाओं को टक्कर दे रहा है, तो आगे आने वाले समय में तैयारी की रणनीतियों को किस तरह से बदलना होगा। अब ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से रटने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ और हर छोटी बड़ी डिटेल पर नजर रखना ही सफलता की चाबी है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये डीप एनालिसिस काफी फायदेमंद रहा होगा।